अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है ये आम तौर पे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि कुछ पोर्शन उसमें हिस्ट्री का होता है और कुछ पोर्शन जो होता है उसमें वो मतलब करंट इश्यूज होते हैं, उसको पूछा जाता है, लेकिन विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में अगर आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान के अलावा भी चीज़ें पूछी जाती हैं, ताकि जनरल जो आपका एनालिसिस है इस रीजन के हवाले से या इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से वो हो। लेकिन इस पेपर में जो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है ये सिर्फ रिलेटेड रहता है पाकिस्तान से। तो अब इसके हवाले से मैं आप गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला है जनाब, द कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज फ्लोटेड in 1930 during the Allahabad sermon of Allama Iqbal, but it was adopted 10 years later. Describe the reasons of this delay as well as the reasons of adoption. अब यहाँ पे देखें ना, सबसे पहले तो आप जो पैरा लिखेंगे उसमें आप ये बताएंगे कि 1930 में अल्लामा इकबाल ने ये आइडिया फ्लोट कर दिया था कि पाकिस्तान क्या होना चाहिए, किन किन इलाकों को पाकिस्तान होना चाहिए, कम्युनल ग्राउंड्स पे डिवीजन होनी चाहिए। लेकिन 10 साल तक मुसलमान जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। हमने मुस्लिम लीग के किसी इजलास में उसको अडॉप्ट नहीं किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। आपने उसकी रीजंस लिख रही है। रीजंस में आपने ये बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंटी पाकिस्तान थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। इसी तरीके से आप ये बताएंगे कि मुसलमानों में वो अवेयरनेस ही नहीं थी। बहुत से मुसलमान ऐसे जो कांग्रेस के साथ रिलेटेड थे और वो कायदे आज़म की जो मुस्लिम लीग है इसको कोई एज सच पॉलिटिकल पार्टी नहीं तस्वुर करते थे, एक माइनॉरिटी की पार्टी समझा जाता था। अच्छा, उसके बाद आप इसी तरीके से चलते चलते आएंगे रीजंस पे कि अडॉप्ट क्यों किया गया, और उसका रीज़न आपको पता है कि 1937 से लेके 1939 तक जो 2 साल कांग्रेस राज है उसने मुसलमानों को ये एहसास दिला दिया कि जो बात 1930 में अल्लामा इकबाल ने की थी उसके अलावा कोई हल नहीं है। द ओनली सोल्यूशन इज़ दिस डिवीजन, दिस इंडिपेंडेंस, नॉट ओनली फ्रॉम ब्रिटिश बट फ्रॉम इंडिया एज वेल। और ये इंडिपेंडेंस कम्युनल ग्राउंड्स पे होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए। तो इसी वजह से 1940 में जो है वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई 10 साल बाद। तो अब दोनों रीजंस पूछे गए हैं तो दोनों रीजंस आपने बताने हैं। 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट जितने आपके जहन में आते हैं वो आप उन दोनों के हवाले से लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में दोनों को आपने सम अप करना है। सर सैयद अहमद खान वाज नॉट ओनली अ रिफॉर्मर एजुकेटर बट आल्सो अ सीजन्ड पॉलिटिशियन हु लेड द फाउंडेशंस ऑफ अ सेपरेट होमलैंड। एक्सप्लेन। जब इस तरह का सवाल आता है तो हमने जो याद किया होता है ना सर सैयद का कि जनाब उन्होंने स्कूल बनाए, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो पॉलिटिक्स में सर सैयद अहमद खान का रोल पूछा जा रहा है और उनको एक सीजन पॉलिटिशियन कहा गया। तो यहाँ पे आप ये बताएंगे कि किस वक्त वो इंडियन सिविल सर्विस का हिस्सा थे, फिर वहाँ से किस तरीके से वो निकले और किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के लिए सियासी तौर पे काम करना शुरू किया, और किस तरीके से जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने लेटर एजेस में मेरा ख्याल है 1886 में बनाई थी, वो किस तरीके से फ़ाल साबित हुई और किस तरीके से उसमें से वो लोग निकले जिन्होंने फिर तहरीक पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पे एक बिल्कुल अलग साइड की बात की जा रही है जो सर सैयद अहमद खान का एक समझ लें कि पॉलिटिकल कैरियर है उसका जिक्र किया जा रहा है। Despite several assistance programs, the economy of Pakistan cannot be termed as stable. In your opinion, what is the contribution of IMF as well as Pakistan towards this failure? IMF के जो प्रोग्राम्स लिए जाते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के वो इसलिए होते हैं कि कंट्री का जो अनस्टेबल कंडीशन है उसको स्टेबल कर दिया जाए। ठीक हो गया जनाब, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ रहा होता है उसको सॉल्व किया जाए। इतने सारे प्रोग्राम्स लेने के बावजूद अगर आप स्टेबल नहीं हो सके हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ फेलियर। अब ये जो फेलियर है इसके रीजंस क्या हैं, यानी क्यों क्यों फेल क्यों हुआ है, क्या उसमें सिर्फ पाकिस्तान शामिल है, क्या उसमें IMF भी शामिल है, और दोनों शामिल हैं। सवाल में दोनों चीज़ें पूछी गई। तो अब आप बताएंगे कि IMF के फेलियर्स कौन कौन से थे जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो सकी है इकॉनमी, और फिर पाकिस्तान के क्या क्या इंटरनल फेलियर्स थे जिसकी वजह से अभी तक इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं हो सकी। CPEC cannot be a game changer unless the strategic implications are considered more carefully. CPEC पे आपने देखा है कि मैं बार बार जो उसका जिक्र कर रहा हूँ उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकॉनमी पर बहुत सवाल आ चुके हैं, तकरीबन हर साल ही आ रहे हैं और उस पर बात भी की जाती है, सिक्योरिटी पे भी बाज़ औक़ात बात कर ली जाती है। स्ट्रेटेजिक जो उसकी डायमेंशन है उस पर अभी तक प्रॉपर तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं आया है जो मेरे ख्याल में इस साल एक्सपेक्टेड है, लिहाजा आपने उसको बहुत कीनली जो है वो स्टडी करना है। A recent attack in Karachi University by a woman attacker of BLA does not only depict the foreign designs to sabotage CPEC
बट आल्सो अ न्यू लॉ इन टेररिज्म। ये पहला सुसाइड अटैक है जो किसी वुमेन ने किया है, लिहाजा ये टेररिज्म के हवाले से बिल्कुल एक नई चीज़ है इस वक्त जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब आप जहाँ जहाँ भी गैदरिंग होती है वहाँ पे तो पहले तो सिर्फ आपके मेल पुलिसमैन होते थे जो चेक कर सके लोगों को, अब आपको फीमेल की ज़रूरत भी पड़ेगी, अब आपको लेडीज़ पुलिस की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर आर्मी को इंक्लूड करते हैं तो लेडीज़ आर्मी को लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आप प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते। ये बिल्कुल एक नई डायमेंशन है जिसके साथ एक बिल्कुल नए तरीके से फाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जिक्र आप करेंगे सिपेक को, तो ज़ाहिर है वो है ही है, क्योंकि जब जब चाइनीज़ को टारगेट किया जाता है और वो भी बलूचिस्तान की तरफ से टारगेट किया जाता है, तो ये एक ख़ास किस्म की आइडियोलॉजी है जिसे काफ़ी अरसे से इंडिया जो है वो यूँ समझ लें कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और वो इम्प्लीमेंट हो जाती है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो उसके बाद जनाब है कि रिसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल हैज़ टर्न्ड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एलैबोरेट योर पॉइंट ऑफ व्यू बाय मेंशनिंग द रेलेवेंट आर्टिकल्स। अब जब इस तरह का सवाल आता है तो ये फिर याद रख लें कि यहाँ पे आपने पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी, ना आपने पोलराइजेशन शो करनी है, ना आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रो हैं ना एंटी है। यहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात करनी है, और बहुत अरसे से जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल डिस्कस हो रहे हैं, आर्टिकल 5 डिस्कस हुआ है, आर्टिकल 6 डिस्कस हो रहा है, आर्टिकल 58 बहुत डिस्कस हुआ है, आर्टिकल 69 डिस्कस हुआ है, आर्टिकल 248 डिस्कस हो रहा है, आर्टिकल 95 के हवाले से बात की जा रही है। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इन्हें एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा, ताकि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसको डिफ़ाइन कर सकें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उन चीज़ों पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर हो। उसके बाद है जनाब, रिवोकिंग आर्टिकल 370 एंड 35A इज नॉट ओनली अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ बट आल्सो अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द मेजर्स टेकन बाय पाकिस्तान एज वेल एज रिकमेंडेशंस फॉर द वे फॉरवर्ड। वार फॉरवर्ड लिखा हुआ है वे फॉरवर्ड है ये। देखिए, इसके हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक डिबेट है जो इंडियन पॉलिटिशियंस के दरमियान है। एक कांग्रेस के पॉलिटिशियन है और एक पॉलिटिशियन है बीजेपी के। अगर आपको मिल जाएगी वैसे यूट्यूब पे, आप वो डिबेट एक दफ़ा देख लीजिए। वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आर्टिकल 370 को रिवोक करना ये सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। जो हिंदुस्तान का आइन है वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था जो कुछ कश्मीर में किया गया, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रेफरेंस फाइल कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आपने ये देखना है, उसमें सबसे पहले तो ये देखना कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट कैसे है, कौन कौन से यूएन के आर्टिकल्स हैं जो इसमें सबोटाइज किए गए हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स जैसे आपका शिमला एग्रीमेंट है उसको किस तरीके से जो है वो ख़राब किया गया है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से उसको गलत किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से वो कैसे गलत है। अच्छा, अब ये हिस्सा जब आप बयान कर लेंगे तो फिर आप बताएंगे कि पाकिस्तान के पास वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट है, तो इसको पाकिस्तान किस तरह से लड़े तो कश्मीरियों को जो है वो इस मुसीबत से उनकी जान छुड़ाई जा सकती है। Disrupted civil military relation has become a common propaganda regarding every internal conflict of Pakistan. In your opinion, how this model of thinking can be replaced with a more productive one? देखिए, ये हमारे यहाँ एक तरह का एक फिनोमेना बन चुका है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में होती है जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आती, उसका इल्ज़ाम मिलिट्री पे लगा दिया जाता है। अब इसके रीज़न्स हैं, ऑब्वियसली एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स की जिसकी वजह से वो चीज़ फ़ौरन ट्रिगर हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी हमारे नज़र आती है, और उसके बाद ये जो एक थिंकिंग है इसको किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है, आपने उसके बारे में ये रिकमेंडेशन देनी है कि ये थिंकिंग गलत है और इसको रिप्लेस किस तरीके से किया जाए एक ऐसी थिंकिंग से, एक ऐसे थिंकिंग मॉडल से जो प्रोडक्टिव हो सके पाकिस्तान के लिए। ये प्रोडक्टिव तो नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है ऑब्वियसली। सिविल मिलिट्री के हवाले से जो एक वेज है वो क्रिएट की जाती है और इसको यूज़ भी किया जाता है पाकिस्तानी नेशन के अगेंस्ट, तो कैसे इसको काउंटर किया जा सकता है। उसके बाद जनाब, राइट अ नोट ऑन इम्प्लीकेशंस एज वेल एज ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान इफ इंडिया स्क्रैप्स द इंडस वाटर ट्रीटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया में इस बात पे बाकायदा डिबेट की जा रही है कि हम देखें, जो डैम उन्होंने कश्मीर में बनाने थे वो बना चुके हैं, वहाँ से पानी को वो किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं। जो चीज़ उनको बाउंड करती है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करता है तो उसकी पाकिस्तान के लिए क्या एप्लीकेशन है, इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा।
और हाइड्रोपॉलिटिक्स के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। उसके बाद humanitarian crisis looming in Afghanistan is a threat for this region. Elaborate the statement with your opinion about how this situation can be handled. पाकिस्तान इसके हवाले से क्या क्या एफर्ट कर चुका है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के दरमियान डील करवाई और उस डील के ज़रिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अफ़गानिस्तान से निकला। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स अफ़गानिस्तान से निकलने की हद तक तो तालिबान से बात कर सकते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के लोगों को इंसाफ मुहैया करने के लिए वो तालिबान से बात नहीं कर सकते। इंसाफ तो चले बहुत दूर की बात है, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है इस वक्त वो भी अफ़गानिस्तान में नहीं है। अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा जो एक आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दिया गया। अब वहाँ पे इस वक्त जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन है उस पर कई दफ़ा यूनाइटेड नेशंस भी बात कर चुकी है और पाकिस्तान ने जो OIC का इजलास बुलाया है और ओवरऑल पूरी दुनिया की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई जा रही है वो ये है कि आप तालिबान की गवर्नमेंट को नहीं रिकगनाइज़ करते, आप ना करें, अफ़गानिस्तान के लोगों का क्या कसूर है। जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वहाँ तक तो बेसिक नेसेसिटीज़ पहुँचनी चाहिए और उसके लिए हमें कोई रास्ता भी तैयार करना चाहिए जहाँ से ये सब कुछ किया जा सके। और अगर ये नहीं होता तो अफ़गानिस्तान की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो पाकिस्तान है, बिकॉज वी आर नेबर्स। तो इस चीज़ पे आपने इस तरह से बात करनी है। ये आपका पाकिस्तान अफेयर्स का जो है वो गेस्ट पेपर है। अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आप एवेल्यूएशन करवाना चाहते हैं, इन क्वेश्चंस को मिसाल के तौर पे आप अटैम्प्ट करते हैं और आप एवेल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और ईमेल पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। एट अ नॉमिनल कॉस्ट इनको एवेल्यूएट करके आपको वापस भिजवा दिया जाएगा। इससे ये पता चल जाता है कि पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स में कहाँ कहाँ आपसे गलती हो रही है और उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।